Hello everyone. So this is part 10 of class 9 science chapter 5 the fundamental unit of life. तो ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है जिसमें हम पूरे एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ना वो सब हम इसमें डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है मेक अ कंपैरिजन टू राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल. यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस बताना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है. तो एक जगह हमने लिख लिया एनिमल सेल, एक जगह लिख लिया हमने प्लांट सेल. तो फर्स्ट पॉइंट, एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज. कि जो एनिमल सेल है वो स्मॉल था साइज में, हमने पढ़ लिया. मतलब हमने ये कंपैरिजन पहले भी देख लिया है वीडियो में, लेकिन अब इसको क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में आया तो हम इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो एनिमल सेल है वो एक छोटा होता है साइज़ में, लेकिन प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल की वजह कंपैरिजन में बड़ा होता है. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है. ठीक है. एनिमल सेल एक्सेप्ट द प्रोटोजोन एंड यूग्लिना, नो एनिमल सेल पॉजिटिव प्लास्टिड. एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं, प्रोटोजोन्स और यूग्लिना. लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है. वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मैनी एंड स्मॉल एंड टेम्परेरी. जो एनिमल सेल के जो वैक्यूल थे ना वो छोटे छोटे से थे और लेकिन बहुत सारे थे और टेम्परेरी थे, यानी कि थे भी या ना थे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन जो प्लांट सेल है ना उसमें एक परमानेंट बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है बीच में ही, जो कि एक मेम्ब्रेन से भी बाउंडेड होता है. जो वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल का. ठीक है. अब पॉइंट 5 बात करते हैं कि एनिमल सेल हैव सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी अपैरेटस. एनिमल सेल में जो गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोले हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली डिफाइंड होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड होता है. लेकिन प्लांट सेल में ना एक सिंपल यूनिट की तरह ही गोल्गी अपैरेटस होता है, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की तरह बोल सकते हैं उसको, जिसको बोलते हैं हम डिक्टोसोम्स. ठीक है. ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं. अब बात करते हैं एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल. जो एनिमल सेल है उसके पास सेंट्रियोसोम्स भी होते हैं और सेंट्रियोल्स भी होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल है उसके पास ना तो सेंट्रियोसोम्स होते हैं और ना सेंट्रियोल्स होते हैं. यानी कि ये हमने इन दोनों का प्लांट सेल का और एनिमल सेल का कंपैरिजन देख लिया. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल. यानी कि अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखना है. ये भी हमने देख चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरी में हमने पढ़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से देखते हैं. प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक का जो साइज होता है वो बड़ा होता है. प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और लेकिन वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये वाला जो कंपैरिजन है ना हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था एक्सरसाइज में, मतलब डिफरेंस बता रहा था जब हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करे थे उसमें. ठीक है. अब पॉइंट नंबर 4, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में. प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीज़न होता है वो फिशन और बडिंग के थ्रू होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीज़न होता है वो माइटोटिक और मियोटिक डिवीज़न होता है, जो कि मैंने बताया था एक वीडियो में कि सेल डिवीज़न 2 टाइप का था, मियोसिस और माइटोटिक. ठीक है, वही है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, फिजन और बडिंग के थ्रू सेल डिवीज़न होता है. अब क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं, व्हाट वुड बी हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और ब्रेक डाउन. क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए या रैप्चर हो जाए. तो आंसर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है सेल की, दैट मेंटेन इट्स हीमोस्टेटिस.
constant internal composition of the cell. If it rupture or the breakdown, the constant internal chemical composition of the cell will be lost and it will not be able to perform its basic function, such as cell will ruptured plasma membrane is killed. यानी कि जैसे कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है या ब्रेकडाउन हो जाती है तो क्या होगा, तो जितनी भी सेल के अंदर जितना भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी सब कुछ भरा हुआ है ना, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो सब बाहर आ जाएगा और जो उसका कांस्टेंट एनवायरनमेंट है ना पूरा सेल का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है तो सेल मतलब किल हो जाती है तो सेल भी रप्चर्ड होने लगेगी कुछ टाइम में ही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर इज नो गोल्गी apparatus? सेल में क्या होगा अगर गोल्गी apparatus ना हो तो, यानी कि एक तरह से ये गोल्गी apparatus का काम पूछ रहा है कि उसका क्या काम होता है सेल में। तो आंसर है द मटेरियल सिंथेसिस इन द ER आर स्टोर्ड sorted, modified, packaged and dispatches to various target inside and outside of the cell through the Golgi apparatus. Pack product in vesicles, the secretory vesicles. In some cases, complex sugars, example cellulose, may be made from simple sugar in Golgi apparatus. Golgi apparatus are also involved in the formation of cell, which will not possible if Golgi apparatus is not formed देयर। यानी कि जो गोल्गी apparatus का क्या क्या काम है, तो गोल्गी apparatus का क्या काम है कि वो पैकेजिंग में, मॉडिफाइंग में, डिस्पैच में, जितने भी काम है ना वो सारा गोल्गी apparatus करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस का मेन काम है कि पैकेजिंग करना, कुछ चीज़ अंदर लानी है तो वो लेकर जाना, मॉडिफाई करना, स्टोर करना, ये सारे काम गोल्गी का काम होता है। और इसका एक काम होता है कि सेलुलोज जो सिंपल शुगर से बन रही है उसको भी बनाना, और ये कुछ सेल की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये गोल्गी apparatus नहीं होगा तो ये सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? हमने एक ऑर्गेनल पढ़ा था जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता था, तो वो क्या है और वो क्यों है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ा था बिकॉज दे कंटेन एंजाइम दैट आर नीड फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड वाटर। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और उनके बदले हमें CO2 और वाटर दे रहे हैं। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि एनर्जी बनाना, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड है उनको ऑक्सीडाइज कर हमें एनर्जी देना, और साथ के साथ CO2 और O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी विच इज़ यूज्ड फ्रॉम हायर एनर्जी ATP। जो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एनर्जी देना, अब वो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? ATP की फॉर्म में। तो ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ATP नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो और ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज सेलुलर फ्यूल। एक सेलुलर फ्यूल की तरह ये यूज़ होती है, यानी कि सेल में फ्यूल देने का काम करती है। जैसे कि कार में फ्यूल देने का काम पेट्रोल करता है, ऐसी ATP ये काम करती है। एनर्जी स्टोर्ड इन ATP is used to bring energy required activity of the cell such as photosynthesis, protein synthesis, muscle contraction। जितनी भी सेल का काम होता है, फोटोसिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना, ये सारे के सारे काम ATP की रिक्वायरमेंट में होते हैं, ATP की वजह से होते हैं। अगर ATP नहीं होगी तो ये काम भी नहीं होंगे। तो ये सारा काम जो कर रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज? यानी कि जो लिपिड है और प्रोटीन है वो कैसे सिंथेसिस होती है सेल मेम्ब्रेन में? तो आंसर है कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तो वो तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं रफ के पास, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है? तो रफ तो कर रहा है, RER जो कर रहा है वो प्रोटीन का कर रहा है, और SER जो कर रहा है वो लिपिड का कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7,
हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, यानी कि जो अमीबा है वो अपना फूड कैसे लेता है। अमीबा हैज़ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के पास ना एक सेल मेम्ब्रेन होती है अपनी। इट इनेबल अमीबा टू इनगल्फ इट फूड विद बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की एक मतलब क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, तो वो प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस की वजह से ही अपना फूड लेता है। हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा था कि जो बाहर का जो चीज़ होती है ना, मटेरियल होता है, उसको इनगल्फ करना, यानी कि जैसे कि अमीबा है, ठीक है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स पड़ा है सारा, तो इसको लेने का काम वो कर रहा है एंडोसाइटोसिस, वो कर रहा है इसको लेने का काम, जो प्रोसेस होगी इसको एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं, और ये कर रहा है अमीबा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? द डिफ्यूजन ऑफ ए वाटर और द सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to which the membrane is relatively impermeable is called osmosis. Osmosis ऐसी प्रोसेस है कि एक डिफ्यूजन ऑफ वाटर और द सॉल्वेंट। ओस्मोसिस में क्या होता है कि डिफ्यूजन की तरह ही है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है इसमें, जो कि इम्परमेबल हो, उसको ओस्मोसिस बोल रहे हैं। ओस्मोसिस एक डिफ्यूजन का ही टाइप है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, लेकिन एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उसको हम ओस्मोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो कर लिए, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।